क्रिस, जो कि एक डिटेक्टिव होता है, उसकी आंख खुलती है तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने मर्सी कोर्ट का एक इश्तिहार चल रहा होता है। फ्यूचर में क्राइम इतना बढ़ गया है कि जेलें भर चुकी हैं, इसलिए शहर में एक रेड जोन बनाया गया है ताकि मुजरिमों को वहां रखा जा सके। फिर भी ड्यूटी के दौरान बहुत से पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। इसी वजह से हुकूमत ने मर्सी कोर्ट शुरू किया है, जो एक एआई सिस्टम है जो जज, जूरी और जल्लाद तीनों का काम अकेले करता है, ताकि लंबा ट्रायल ना चले। इस एआई कोर्ट में मुजरिम को पहले से ही गुनहगार समझा जाता है, जब तक कि वो अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। मर्सी अपने बड़े डेटा से सस्पेक्ट को एनालाइज करती है और पुलिस शहर में क्वाडकॉप्टर टीम के जरिए नज़र रखती है। शुरू होने के बाद मर्सी ने 18 मुजरिमों को सजाए मौत दी, जिससे टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए बचे और क्राइम भी काफ़ी कम हुआ। क्रिस को कुर्सी से इसलिए बांधा गया होता है ताकि ट्रायल फेयर हो सके। एआई सिस्टम सस्पेक्ट को क्राइम सीन का मुकम्मल एक्सेस देता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। क्रिस को याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसे लगता है कि ये कोई गलती है, लेकिन मर्सी कहती है कि वो गलती नहीं करती और केस नंबर 19 शुरू कर देती है। एआई जज मैडक्स उसका केस हैंडल करती है। वो पहले क्रिस का जायजा लेती है। उसका ब्लड अल्कोहल एबनॉर्मल होता है ताकि प्रोसीजर शुरू किया जा सके। वो 5 घंटे से बेहोश था। मैडक्स उससे पहले हलफ लेती है और फिर केस शुरू करती है। उस पर अपनी बीवी निकोल के कत्ल का इल्ज़ाम होता है। क्रिस परेशान होता है कि हो क्या रहा है। एआई मैडक्स उसे एक क्राइम सीन ऑफिसर के बॉडी कैम की फुटेज दिखाती है। उसकी बीवी किचन के फर्श पर खून में लथपथ पड़ी होती है, जबकि उनकी बेटी पास खड़ी रो रही होती है और उनसे अपनी मां को बचाने की मिन्नत करती है। पैरामेडिक्स उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। एक ऑफिसर पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, तो वो क्रिस का नाम लेती है और मर जाती है। क्रिस को इस बात पर यकीन नहीं आता। मैडक्स उसे एक सर्च इंजन का एक्सेस देती है। वो अपनी बीवी के बारे में सर्च करता है तो उसे उसकी कत्ल की खबर मिलती है। मर्सी कोर्ट में उसके ट्रायल की खबर हर तरफ फैल चुकी होती है। ये थोड़ा अजीब होता है क्योंकि क्रिस खुद मर्सी प्रोग्राम का बड़ा सपोर्टर था। उसने और उसके पार्टनर ने ही मर्सी कोर्ट के पहले मुजरिम डेविड शॉ को गिरफ्तार किया था, जो इस प्रोग्राम के जरिए मारा गया पहला शख्स था। और अब वो खुद अपनी बीवी के कत्ल के लिए ट्रायल फेस कर रहा होता है। मैडक्स पूछती है कि वो क्या कहता है, तो क्रिस कहता है कि वो बेगुनाह है। मर्सी अंदाज़ा लगाती है कि उसके कत्ल करने के 97.5% चांसेस हैं, जो कि ट्रायल शुरू करने के लिए 80% की हद से ज़्यादा हैं। सस्पेक्ट को म्यूनिसिपल क्राउड का पूरा एक्सेस मिलता है और कानूनन शहरियों के लिए अपना फ़ोन इससे कनेक्ट करना लाजमी होता है। इसमें शहर की तमाम फुटेज भी होती है। ट्रायल के दौरान क्रिस के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 90 मिनट होते हैं, वरना कुर्सी से एक सोनिक वेव निकलकर उसे ख़त्म कर देगी। इससे बचने के लिए उसके गुनहगार होने की प्रोबेबिलिटी 92% से कम होनी चाहिए। मैडक्स सबूत दिखाना शुरू करती है। क्रिस काम पर पहुंचता है लेकिन कार से नहीं निकलता और सीधा घर वापस चला जाता है। उसकी बीवी निकोल घर को लॉक कर देती है और कहती है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और अब वो सिर्फ लॉयर के जरिए बात करेगी। क्रिस गुस्से में कैमरा पर मुक्का मारता है और चाबी निकालकर अंदर चला जाता है। उनकी 26 मिनट तक बहस होती है और फिर वो चला जाता है। उसके बाद उनकी बेटी अपनी दोस्त के घर से वापस आती है और अपनी मां को जख्मी हालत में पाती है। निकोल को बिल्कुल उसी वक्त खंजर मारा गया था जब उनकी बहस हो रही थी। फिर क्रिस एक बार में शराब पीते हुए मिलता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वो उनसे लड़ता है और भागने की कोशिश करता है, जिस पर ऑफिसर्स उसे गिरा देते हैं। क्रिस को कुछ याद नहीं होता। मैडक्स कहती है कि ज्यादा शराब और सर पर चोट लगने की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। परेशान होकर क्रिस कहता है कि वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है। मैडक्स कहती है कि पहले उसे कॉल रिक्वेस्ट भेजनी होगी। क्रिस को समझ नहीं आता क्या कहे, तो मैडक्स खुद ही एक जेनेरिक रिक्वेस्ट भेज देती है। शराबी होने की वजह से क्रिस को उसके स्पॉन्सर रॉब की कॉल आती है। रॉब उस पर शराब पीने की वजह से गुस्सा होता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता। रॉब को निकोल की खबर पहले ही मिल चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों शिपयार्ड में साथ काम करते थे। मैडक्स कॉल काट देती है क्योंकि ये सिर्फ उसके शराब पीने के मुतल्लिक थी। क्रिस कहता है कि वो गवाह है कि वो अपनी बीवी के साथ खुश था। मैडक्स कहती है कि उसे सब पता है और वो उनकी शादी की वीडियो चलाती है। उसका बेहतरीन दोस्त और पार्टनर रे लोगों से खिताब कर रहा होता है। इसके बाद उनके घर बेटी ब्रिट पैदा होती है। वो लोग खुश थे जब तक एक दिन क्रिस बुरी हालत में घर नहीं आया। उसने अपने दोस्त रे को ड्यूटी के दौरान खो दिया था।
उसके बाद उसने बहुत शराब पीना शुरू कर दी और बीवी से लड़ने लगा। निकोल ने तो उससे तलाक लेने का भी सोच लिया था। उसने अपने दोस्तों और घर वालों को क्रिस के गुस्से के बारे में बताया था, हत्ता कि उसकी बेटी को भी सब पता था और वो एक लड़के से अपने बाप के गुस्से के बारे में बात कर रही थी। क्रिस ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो अपनी बेटी के सोशल्स को फॉलो करता था। मैडिक्स बताती है कि ब्रिट के 2 प्रोफाइल्स हैं, एक उससे छुपा हुआ है। जब ब्रिट की कॉल आती है तो क्रिस हैरान रह जाता है। वो रोती हुई कॉल उठाती है और कहती है कि उसने माँ को बचाने की कोशिश की पर नाकाम रही। सब कह रहे हैं कि ये काम क्रिस ने किया है। क्रिस कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, उसने निकोल को नहीं मारा। ब्रिट कहती है कि दादा ने बताया है कि मर्सी कोर्ट में कोई बेगुनाह नहीं जाता। वो उसे कहता है कि दादा की बात मत सुनो, पर उसके दादा कॉल काट देते हैं। क्रिस कहता है कि वो आदमी हमेशा उससे नफरत करता था। मैडिक्स उसे याद दिलाती है कि वक्त निकल रहा है। क्रिस गहरा सांस लेता है और कहता है कि उसकी पार्टनर जैक को कॉल करे। जैक क्राइम सीन पर पहुंच रही होती है। क्रिस उसे बताता है कि वो बेगुनाह है और उसे मदद चाहिए। जैक मान जाती है और सीन का मुआयना करती है। मैडिक्स क्राइम सीन का एक 3D मॉडल बनाती है। वहाँ एक पाँव का निशान होता है, पर वो उसकी बेटी का होता है। किचन का चाकू ही कत्ल का हथियार होता है, जिस पर सिर्फ क्रिस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वहाँ मौजूद कपड़ों के रेशे भी क्रिस के ही होते हैं। वो कहता है कि वो हमेशा किचन में काम करता है, तो ये नॉर्मल है। फिर वो अपनी बीवी के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री देखता है। ज़्यादातर कॉल्स क्रिस, ब्रिट और उसके माँ बाप की होती हैं, बाकी ऑफिस वालों की। क्रिस को कुछ याद आता है और वो उनकी पुरानी लड़ाई की वीडियो मांगता है। लड़ाई के दौरान वो किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। मैडिक्स कहती है कि उस वक्त का कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं है। क्रिस कहता है कि शायद ये उसका काम वाला फ़ोन हो, पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका कोई दूसरा फ़ोन नहीं था। क्रिस कहता है कि उसके फ़ोन में वो नंबर है और वो उस पर कॉल करता है। ऑफिसर्स बताते हैं कि कार में घंटी बज रही है। जैक शीशा तोड़कर फ़ोन निकाल लेती है। मैडिक्स कहती है कि ये फ़ोन म्यूनिसिपल क्लाउड पर रजिस्टर्ड नहीं है। वो जैक से कहती है कि इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करे ताकि वो एक्सेस कर सके। पता चलता है कि ये एक बर्नर फ़ोन है। हिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर होता है, जो वो भी बर्नर होता है। वो उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन मर्सी का सुनकर सामने वाला कॉल काट देता है। मैडिक्स उस नंबर को रेड जोन के पास ट्रैक करती है। जैक क्वाडकॉप्टर लेकर वहां पहुंचती है। मैडिक्स टावर के जरिए उस बंदे को ट्रैक करती है जो एक बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैक और 2 ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं। वो फौरन बिल्डिंग के अंदर वापस भागता है। नए सस्पेक्ट की वजह से क्रिस की गुनाहगार होने के चांसेस सिर्फ 1% कम होते हैं। फेशियल रिकग्निशन से पता चलता है कि उस बंदे का नाम पैट्रिक है और वो एक शेफ है। पुलिस ड्रोन भेजती है और जैक उसे छत पर पकड़ लेती है। दोनों नीचे गिरते हैं, मगर जैक उसे काबू कर लेती है। उसे मर्सी से कनेक्ट किया जाता है। वो कहता है कि वो निकोल की मौत का सुनकर डर गया था। क्रिस पूछता है कि वो उसकी बीवी के साथ क्या कर रहा था, तो वो बताता है कि वो निकोल से एक मार्केट में मिला था और वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। निकोल उससे तन्हाई में बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे बर्नर फ़ोन दिया था। पैट्रिक कहता है कि वो सारा दिन रेस्टोरेंट में था और सीसीटीवी से ये बात सच साबित होती है। मर्सी उसे छोड़ देती है। पैट्रिक कहता है कि क्रिस ने ही निकोल को दुख दिया था, क्योंकि उसे सिर्फ किसी बात करने वाले की ज़रूरत थी। जैक उसे पुरानी मुखालफत पर अरेस्ट कर लेती है। मैडिक्स बताती है कि क्रिस के गुनाहगार होने की प्रोबेबिलिटी अब 98% हो गई है, क्योंकि नया सस्पेक्ट ढूंढने के चक्कर में उसने कत्ल का एक मजबूत मकसद दे दिया है। मर्सी को लगता है कि क्रिस पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। क्रिस बताता है कि शराब की वजह से मसले हो रहे थे, इसलिए उसने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया और रॉब की मदद से 1 साल तक शराब नहीं पी, पर फिर वो संभल नहीं सका। एक दिन जब वो और रे पेट्रोलिंग पर थे, निकोल की कॉल आई। रे अकेला गाड़ी चेक करने गया। जब क्रिस फोन पर बात कर रहा था, रे चिल्लाया कि मुजरिम के पास गन है। मुजरिम ने गाड़ी रिवर्स की और रे को वैन में दे मारा। क्रिस ने मुजरिम को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, पर रे वैन के अंदर ही दम तोड़ गया। गुस्से में क्रिस ने मुजरिम की गाड़ी को टक्कर मारी और उसे पकड़ लिया। दिल चाह रहा था कि उसे गोली मार दे, पर नहीं मारी, और बाद में वो मुजरिम कत्ल के इल्ज़ाम से बरी हो गया। तब से क्रिस ने दोबारा शराब पीना शुरू कर दी, क्योंकि उसे अफसोस था कि उसने उसे गोली क्यों नहीं मारी। वो घर वालों से छुपाकर एक फ्लास्क में शराब रखता था। कत्ल वाले दिन उसने देखा कि फ्लास्क कार से गायब है। उसे पता था कि निकोल ने देख लिया है, इसलिए वो घर गया और उनकी लड़ाई हुई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद कत्ल उसने ही किया है। मैडिक्स वार्न करती है कि इकरार जुर्म से फौरन मौत मिल जाएगी। उसके पास अभी वक्त होता है और वो उसे ज़ाया नहीं करना चाहता।
क्रिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो मैडिक्स से अपनी बीवी के कॉल लॉग्स दिखाने का कहता है और दोस्तों और काम वालों के नंबर्स को अलग अलग करता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये सब किसने किया होगा। उसे अपनी बीवी की हालिया ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। उसे लगता है कि शायद बर्ग सही कह रहा था और उसे अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए थी। वो बर्ग से बात करने की दरख्वास्त करता है जो उस वक्त पुलिस स्टेशन में होता है। मैडिक्स उनका राब्ता करवाती है। क्रिस पूछता है कि उसकी और निकोल की क्या बात हुई थी। बर्ग बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में थी। शिपयार्ड से कुछ केमिकल्स गायब हो गए थे और निकोल उन केमिकल्स की तलाश में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्रिस अब उसके साथ काम करने वालों पर नज़र रखना शुरू करता है। मैडिक्स बताती है कि उसके तमाम कोवर्कर्स अभी शिपयार्ड में ही हैं। क्रिस अपनी पार्टनर जैक को कॉल करता है और उसे शिपयार्ड जाने का कहता है, क्योंकि उसे निकोल के साथ काम करने वालों में से किसी का नाम याद नहीं होता। वो मैडिक्स से पूछता है कि क्या ब्रिट ने पिछले वीकेंड की पार्टी की कोई वीडियो बनाई थी। ब्रिट ने वीडियो बनाई होती है और मैडिक्स उस वीडियो से पूरा 3D मंजर तैयार करती है। मैडिक्स कहती है कि कत्ल के वक्त कोई भी घर के अंदर नहीं आया था। क्रिस बताता है कि उनके पड़ोसी के पास एक बर्ड कैम है जिसका रुख उनके बैकयार्ड की तरफ होता है। मैडिक्स वो फुटेज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी का इंटरनेट बंद होने की वजह से डेटा निकालने में वक्त लग रहा होता है। क्रिस उससे कहता है कि ये पता लगाओ कि बारबेक्यू पार्टी पर अपनी पर्सनल गाड़ी में कौन आया था। मैडिक्स ढूंढती है कि 4 गाड़ियां उनके घर आई थीं, जो शिपयार्ड के एम्प्लॉयज़ के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। उनमें से एक रॉबर्ट की गाड़ी होती है, जो 3 मजीद एम्प्लॉयज़ को लिफ्ट देकर लाया था। क्रिस रॉब से बात करने की ख्वाहिश करता है और मैडिक्स उनका कनेक्शन मिला देती है। क्रिस पूछता है कि वो किन लोगों को लिफ्ट देकर लाया था और क्या वो सब उसके साथ ही वापस गए थे। रॉब बताता है कि उनका कोई पक्का प्लान नहीं था, इसलिए वो सब अपनी मर्जी से गए थे और वो कुछ दूसरे कोवर्कर्स को लिफ्ट देकर घर चला गया था। क्रिस पूछता है कि क्या कोई एम्प्लॉय आज काम पर नहीं आया, लेकिन रॉब कहता है कि जिन लोगों को वो जानता है वो सब वहाँ मौजूद हैं। क्रिस कॉल काट देता है और उसे अपनी बेटी की इंस्टा स्टोरी याद आती है। जब वो किसी से बात कर रही थी, उसने कुछ आवाज़ सुनी थी और उसे लगा कि वो क्रिस है, लेकिन उस वक्त क्रिस काम पर था, जो उसके अटेंडेंस लॉग से साबित हो रहा होता है। वो मैडिक्स से कहता है कि ब्रिट को कॉल मिलाओ। ब्रिट खबर देखने के बाद रो रही होती है और अब उसे लगने लगता है कि क्रिस ने ही उसकी मां को मारा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो यकीन नहीं करती और कहती है कि उसके दादा बुला रहे हैं। वो कॉल काटने वाली होती है, लेकिन मैडिक्स उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे अपने बाप का दिफा सुनना चाहिए। क्रिस उससे उसकी स्टोरी और उस आवाज़ के बारे में पूछता है जो उसने सुनी थी। ब्रिट हैरान हो जाती है कि उसने उसकी प्राइवेट चीज़ें चेक की हैं। क्रिस माफ़ी मांगता है पर कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है। वो कहती है कि उसे नहीं पता वो कौन था। माँ बिस्तर पर थी और उसने पूरा घर ढूंढा पर कोई नहीं मिला। क्रिस उससे पिछली रात वाली स्टोरी दिखाने का कहता है जिसमें वो भूत देखने की बात कर रही थी और ये सब उस आवाज़ के बाद हुआ था। क्रिस फुटेज में देखता है कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला होता है। वो ब्रिट से पूछता है कि क्या उसने बेसमेंट चेक किया था, पर ब्रिट ने नहीं किया क्योंकि वो बेसमेंट में नहीं जाती। वो मैडिक्स से दरवाजे पर इमेज रोकने और उसे साफ करने का कहता है। वहाँ दरवाजे पर एक हाथ नजर आता है। क्रिस ब्रिट से कहता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा और कॉल काट देता है। चूँकि वो एक मर्द का हाथ होता है, वो मेल एम्प्लॉयज़ पर नज़र डालना शुरू करता है। मैडिक्स उसे याद दिलाती है कि उसने अभी तक निकोल की उन फाइंडिंग्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जो केमिकल्स गायब होने के बारे में थीं। निकोल की मेल सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि यूरेनल्स नाम का केमिकल गायब है, जिससे ड्रग्स बनाई जाती हैं और रेड जोन एरिया में इसकी बहुत मांग होती है। ये इन्वेस्टिगेशन निकोल, रॉब और एक और एम्प्लॉय होल्ट के दरमियान चल रही होती है। होल्ट ने निकोल को पर्सनली बात करने के लिए मेल किया होता है। मैडिक्स सीसीटीवी फुटेज निकालती है जिसमें निकोल और होल्ट की बहस हो रही होती है। होल्ट उससे मिन्नत कर रहा होता है कि उसे थोड़ा वक्त दे, लेकिन वो मना कर देती है। क्रिस होल्ट के फाइनेंशियल हालात चेक करता है। वो कर्जे में डूबा हुआ होता है और रॉब कुछ पैसों से उसकी मदद कर रहा था। क्रिस के गुनहगार होने का इम्कान कम तो होता है, लेकिन इतना नहीं कि ट्रायल रुक सके। क्रिस एक बार फिर रॉब से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी कॉल होल्ट उठा लेता है। वो कहता है कि रॉब बाहर गया है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जब तक वो रॉब को ढूंढ रहा होता है, मैडिक्स पड़ोसी के कैमरे की फुटेज निकाल लेती है। उसमें दिखता है कि कोई झाड़ियों के रास्ते भागा है और ठीक उसी वक्त पड़ोसी की गाड़ी भी वहां से निकली होती है, क्योंकि बिजली बंद थी। ट्रैफिक फुटेज निकालने में अभी वक्त लगता है। होल्ट वापस आता है और कहता है कि उसे रॉब नहीं मिला।
क्रिस को लगता है कि वो वक्त ज़ाया कर रहा है, इसलिए वो उसे गायब केमिकल्स और उसके कर्जे के बारे में खरी-खरी सुनाता है। तब होल्ट बताता है कि वो असल में रॉब को बचा रहा था। उसे और निकोल को पता चल गया था कि रॉब ही वो केमिकल्स चुरा रहा होता है। रॉब ने हमेशा उसकी मदद की थी, इसलिए उसने निकोल से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस बात को राज रखे। रॉब अब कंपनी के ट्रक के साथ गायब होता है। उन्हें पता चलता है कि उसने कल बीमारी की छुट्टी ली थी। होल्ट ने उसे आखिरी बार उनकी पार्टी में देखा था। वो निकोल से उन केमिकल्स के बारे में बात करना चाहता था और इसीलिए उसने उसके घर तक गाड़ी चलाकर उसका पीछा किया था। मैडेक्स ट्रक को ढूंढना शुरू करती है और उसे एक बिल्डिंग के पास रुका हुआ पाती है। वो पड़ोसी की गाड़ी की फुटेज भी निकाल लेती है, जिसमें दिखता है कि रॉब ट्रक से बाहर निकल रहा होता है। क्रिस फौरन जैक को कॉल करके ट्रक का एड्रेस देता है और स्वॉट टीम को भी खबर कर दी जाती है। इतना सब होने के बावजूद क्रिस के गुनहगार होने का इम्कान इतना कम नहीं होता कि ट्रायल रुक सके। क्रिस मैडेक्स से पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि कत्ल उसने किया है। मैडेक्स कहती है कि वो सिर्फ फैक्ट्स को देखती है और नए सस्पेक्ट के होने का ये मतलब नहीं कि क्रिस के कातिल होने का इम्कान खत्म हो गया हो। क्रिस उसे मजबूर करता है कि वो फैक्ट्स के बजाय अपने गट से सोचे। मैडेक्स थोड़ी देर के लिए मैल फंक्शन करती है, पर फिर नॉर्मल हो जाती है। स्वॉट टीम उस जगह पहुंच जाती है। रॉब के पास गन होती है, इसीलिए वो सबको एहतियात बरतने का कहता है। वो घर की तलाशी लेते हैं, पर वो वहां नहीं होता। उसने सिर्फ फंसाने के लिए वहां ट्रैकर रखा होता है। मैडेक्स ट्रैफिक कैमरास के जरिए नंबर प्लेट ढूंढना शुरू करती है। स्वॉट टीम को वहां एक बचपन की तस्वीर मिलती है। क्रिस को शक होता है और वो मैडेक्स से तस्वीर का बाकी हिस्सा ढूंढने का कहता है। जैक स्वॉट टीम के साथ घर के बैकयार्ड में बनी स्टोरेज को चेक करने जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो काफ़ी लंबे अरसे से इस सब की प्लानिंग कर रहा होता है। वहाँ एक हैंडबुक मिलती है जिसे मैडेक्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये बम बनाने का तरीका लिखा होता है। जो केमिकल्स उसने चुराए थे उन्हें बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके पास ट्रक में बम मौजूद होता है। क्रिस बाकियों को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताता है। मैडेक्स ट्रक को लोकेट कर लेती है जो डाउनटाउन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा होता है। मैडेक्स को उस तस्वीर का मैच मिल जाता है। वो डेटाबेस सर्च करती है तो पता चलता है कि वो बच्चा डेविड वेब था, वही पहला बंदा जिसे मर्सी कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। वो दोनों अनाथ भाई थे जिन्हें चाइल्ड सर्विसेज ने लिया था, लेकिन दोनों तब अलग हो गए थे जब रॉबर्ट को अकेले अडॉप्ट किया गया और उसका सरनेम बदल गया। क्रिस वही शख्स था जिसने उसे अरेस्ट किया था। इसका मतलब उसके एए स्पॉन्सर बनने का पूरा मकसद पहले से प्लान किया गया होता है। उसका टारगेट क्रिस और मर्सी कोर्ट होते हैं। क्रिस जैक को इस बारे में बताता है और कहता है कि वो मर्सी कोर्ट की तरफ ही आ रहा है। मैडेक्स को गाड़ी में एक दूसरा शख्स नजर आता है। वो गौर से देखने की कोशिश करते हैं और मैडेक्स ट्रक के पुराने रास्ते को चेक करती है। अचानक क्रिस ब्रिट को कॉल करने का कहता है। वो कॉल करता है पर उसके दादा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि ब्रिट थोड़ी हवाखोरी के लिए बाहर गई है। क्रिस डोरबेल कैम चेक करता है तो देखता है कि रॉब ब्रिट को किडनैप कर रहा होता है। गाड़ी में मौजूद दूसरा शख्स असल में ब्रिट होती है। वो जैक को इस बारे में बताता है जब अचानक उन्हें बम नजर आता है। वो सब वहां से भागते हैं, लेकिन बम ब्लास्ट की वजह से कुछ स्वॉट मेंबर्स मारे जाते हैं। शुक्र है कि जैक खैरियत से बच जाती है। क्रिस के गुनहगार होने का इम्कान अब 0 हो जाता है। मैडिक्स कहती है कि वो अब ट्रायल खत्म कर देगी, लेकिन क्रिस उसे रोक देता है क्योंकि अगर ट्रायल खत्म हो गया तो उनका सिस्टम से एक्सेस खत्म हो जाएगा। मैडिक्स उसे याद दिलाती है कि अगर वो कुर्सी पर बैठा रहा तो टाइमर खत्म होते ही वो मारा जाएगा। क्रिस कहता है कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना होगा और उसे मैडिक्स की मदद चाहिए। मैडिक्स मान जाती है और उस ट्रक को लोकेट करती है जो पुलिस की गाड़ियों को कुचलता हुआ सड़क पर तबाही मचा रहा होता है। पुलिस कैप्टन हैवलॉक उनसे राब्ता करता है और कहता है कि अगर वो ट्रक का रास्ता ब्रिज की तरफ मोड़ दें तो वो उसे रोक सकता है। पुलिस ट्रक का रास्ता बदलना शुरू करती है। एक टीम ब्रिज को ट्रक से निकालने के लिए आती है, लेकिन रॉब उन्हें झटक देता है और ये मिशन नाकाम हो जाता है। जैक कैप्टन को ट्रक उड़ाने का हुक्म देती है, लेकिन क्रिस चीखता है कि उसकी बेटी अभी अंदर है। जैक कहती है कि वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर धमाका हुआ तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। क्रिस मैडिक्स से मिन्नत करता है कि बॉम्ब रोक दे, लेकिन मैडिक्स कहती है कि ट्रक उड़ाना ही सही फैसला है। कैप्टन ट्रक के नीचे एक बॉम्ब कार भेजता है, लेकिन धमाका नहीं होता। क्रिस समझ जाता है कि ये मैडिक्स ही थी जिसने बॉम्ब रोका, लेकिन वो इस बात को मानती नहीं। ट्रक तेजी से बिल्डिंग की तरफ आ रहा होता है और मैडिक्स बिल्डिंग खाली करने का हुक्म देती है। क्रिस जैक से कहता है कि वो सामने जाए क्योंकि उसे रॉब से बात करनी है। वो रॉब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉब कहता है कि उसका भाई बेगुनाह था, फिर भी उन्होंने मर्सी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। अब क्रिस को इसका खामियाजा भुगतना होगा।
जैक सब्र खो देती है और गोली चलाती है, मगर निशाना चूक जाता है। क्रिस उसे रोकता है क्योंकि ब्रिट अंदर है। जैक को रोकने के लिए मैडक्स अपना क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल करती है। ट्रक सीधा मर्सी कोर्ट की बिल्डिंग से टकरा जाता है। धमाके से पावर बंद हो जाती है और क्रिस कुर्सी में फंस जाता है। मैडक्स ऑफलाइन हो जाती है और बार बार कहती है कि सिस्टम सिर्फ 40% काम कर रहा है। रॉब गार्ड्स को ख़त्म कर रहा होता है। क्रिस चीखता है कि उसे आज़ाद किया जाए क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिरी लम्हे में मैडक्स वापस आती है और क्रिस को कुर्सी से आज़ाद कर देती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे भागता है और एक ऑफिसर का हेडफोन लेकर मैडक्स से बात करता है। रॉब चीखकर क्रिस को बाहर बुलाता है। क्रिस मैडक्स से कहता है कि रॉब अपने भाई को बेगुनाह साबित करना चाहता है, इसलिए उसे वक्त बढ़ाने के लिए डेविड का ट्रायल शुरू करना होगा। क्रिस बाहर आता है और रॉब से कहता है कि ब्रिट को छोड़ दे और उसे ले ले। रॉब चाहता है कि क्रिस बिल्डिंग में ही रहे ताकि वो सबको एक साथ उड़ा सके। अचानक मैडक्स बीच में आती है और कहती है कि कोर्ट उड़ाने से पहले रॉब के पास अपने भाई की बेगुनाही साबित करने का एक आखिरी मौका है। रॉब बताता है कि उसने अपने भाई की मौत से पहले उसे ढूंढ लिया था और उससे राब्ते के लिए एक फ़ोन दिया था। वो कह रहा होता है कि जब डेविड पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, वो उस वक्त फ़ोन पर उससे बात कर रहा था। मैडिक्स डेविड वेब का केस निकालती है और कहती है कि उसके भाई के पास से कत्ल का हथियार मिला था, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन उसके पास कोई फ़ोन नहीं मिला। रॉब गुस्से में कहता है कि मैडक्स सिर्फ एक पत्थर दिल मशीन है, क्योंकि डेविड के पास फ़ोन था और वो दोनों 1 घंटे तक बात कर रहे थे। मैडक्स कहती है कि रॉब का सबूत नाकाम हो गया है। इसी दौरान ब्रिट रॉब के हाथ पर काट कर भागती है और क्रिस उस पर झपट पड़ता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। क्रिस डेटोनेटर निकाल लेता है और रॉब पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन मैडक्स और उसकी बेटी उसे ऐसा करने से रोकती हैं। क्रिस खुद को पुरसुकून करता है और गोली नहीं चलाता। रॉब अब भी यही चीख रहा होता है कि उसका भाई बेगुनाह था और उसने मदद के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल भी की थी। अचानक जैक रॉब पर गोली चला देती है, लेकिन क्रिस उसे रॉब को जान से मारने से रोक लेता है। जब ऑफिसर्स रॉब को अरेस्ट कर रहे होते हैं, वो अब भी कह रहा होता है कि पुलिस स्टेशन में एक औरत ने उसकी कॉल उठाई थी और कहा था कि वो तस्दीक करने के बाद वापस कॉल करेगी, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। क्रिस को शक होता है और वो जैक से पूछता है कि क्या उसने कॉल उठाई थी, क्योंकि डेविड का केस जैक ने ही प्रोसेस किया था। मैडिक्स बॉडी कैम फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि वहाँ वाकई एक फ़ोन मौजूद था, लेकिन वो एविडेंस की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। मैडिक्स को पता चलता है कि डेविड वाकई अपने भाई से बात कर रहा था और वो क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं था। फिर मैडिक्स जैक की पुरानी लोकेशन ट्रैक करती है और देखती है कि घर जाते हुए वो पुल पर रुकी थी और उसने वहाँ वो मोबाइल फेंक दिया था। जैक एतराफ़ करती है कि उन्हें मर्सी प्रोग्राम को कामयाब बनाना था, इसलिए पहला केस हर हाल में गिल्टी साबित होना ज़रूरी था, ताकि मुजरिमों से छुटकारा मिल सके। क्रिस कहता है कि उन्हें सिर्फ छुटकारा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए था। क्रिस अपनी पार्टनर जैक को अरेस्ट कर लेता है और ऑफिसर्स उसे ले जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और मैडिक्स से कहता है कि एआई हो या इंसान, गलतियां सबसे होती हैं और वो उन्हीं से सीखते हैं। मैडिक्स इस बात से इत्तेफाक करती है और केस 19 को डिसमिस कर दिया जाता है। ये था मूवी मर्सी 2026 का मुकम्मल रीकैप। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।